कल 21 जून और 21 जून की जब तारीख आती है तो भारत प्रेमी सभी भारतीयों का मन हर्षित और उल्लास से भर जाता है। तो भारत इस समय जैसा कि सर्वविदित है कि G20 की मेजबानी भी कर रहा है। एक साल तक भारत के पास ये भारत की प्रतिष्ठा को में इजाफा लाने वाला संगठन का जो नेतृत्व भारत को मिला है वो एक साल तक रहेगा। और ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस संगठन की अध्यक्षता कर रहे हैं और ऐसे समय में योग दिवस मनाया जा रहा है। तो इस योग दिवस पर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल मुझे लगा और मुझे लगा कि इसको जरूर आपसे साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो मैं आज आपके लिए इस आर्टिकल को पढ़ रहा हूँ। वसुधैव कुटुंबकम हमारी सनातन परंपरा रही है। विश्व के सभी संस्कृतियों का सम्मान करना भारतीयों के डीएनए में रहा है। जो भारत की सनातन परंपरा को मानते हैं, समझते हैं, चाहे वो देश के हों चाहे विदेश के। कई बार ऐसा लगता है कि विदेश के लोग भारत को ज्यादा समझते हैं और देशवासी ही इस देश को नहीं समझ पाते हैं, या ऐसा कर लें कि अपने देश की संस्कृति से दूर हो गए। खैर, तो आज इस देश में जो महती आयोजन होने जा रहा है उस आयोजन के उपलक्ष्य में इससे का मैं वाचन कर रहा हूं आपके लिए। भारत 2023 इंडिया वसुधैव कुटुंबकम, कल्याण और प्रतिष्ठा का योग। युद्ध, तनाव, विविध तरह के असंतुलनों और असमानता से जूझ रहे विश्व के लिए भारत के प्राचीन ज्ञान से उपजा योग एक दर्द निवारक बनकर उभरा है। G20 समूह की अपनी अध्यक्षता में भारत ने फिर योग के प्रसार पर जोर दिया है। विश्व में योग की स्वीकार्यता बढ़ी है और भारत की प्रतिष्ठा भी। भारत के पास 1 दिसंबर 2022 में 20 देशों की सदस्यता वाले G20 समूह की वार्षिक अध्यक्षता आई। इंडोनेशिया के बाली में नवंबर 2022 में हुए इस समूह के 17वें शीर्ष सम्मेलन में यह मेजबानी और वार्षिक अध्यक्षता भारत को हस्तांतरित हुई, जो आगामी सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें शीर्ष सम्मेलन में ब्राजील को हस्तांतरित होगी। 2 मई को लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप में भारत को G20 की अध्यक्षता के एक भाग के तौर पर आयोजित सार्वभौमिक समग्र स्वास्थ्य पर विज्ञान 20 विषयगत सम्मेलन के दूसरे दिन सभी प्रतिनिधियों ने योग सत्र में शामिल होकर योगाभ्यास किया। चर्चा का विषय भी शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य था। इसी प्रकार 29 जून को जब G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के ओसाका में थे, तो उन्होंने इस अवसर का उपयोग भारत के पारंपरिक चिकित्सा उपायों और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को प्रस्तुत करने में किया। उन्होंने योग पर जोर देने की बात ट्वीट करके भी कही। समग्र दृष्टिकोण 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने के लिए भारत के नेतृत्व में रखे गए इस प्रस्ताव को यह कहते हुए पारित किया कि योग स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। अब G20 के जो कार्यक्रम भारत में आयोजित हो रहे हैं उनमें लगभग सभी कार्यक्रमों में भारत योग को महत्वपूर्ण ढंग से सदस्य देशों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। इसका महत्व भी G20 समूह के महत्व से सीधे जुड़ा हुआ है। वास्तव में G20 समूह अपने आप में अनूठा है। संयुक्त राष्ट्र संघ गुटनिरपेक्ष आंदोलन 77 देशों का समूह तथा देशों का राष्ट्रमंडल तथा जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहा जाता है, जिससे भारी भरकम संगठन है, लेकिन उनमें किसी एक बिंदु पर भी एकमत न हो पाने से उत्पन्न संभाव्य निर्णयहीनता उनमें उन्हें अक्षम बना सकती है। इसी प्रकार देशों के बहुत ही छोटे समूह कई बार पारस्परिक मनमुटाव के कारण भी इस अनिर्णयहीनता का शिकार होकर अपनी कार्यशीलता खो देते हैं, जैसा कि दक्षिण सार्क के साथ हुआ। इनके विपरीत मध्य आकार के समूह अधिक सफल हुए हैं, क्योंकि उनके बीच की शत्रुता आकार के कारण कुछ हद तक हल्की पड़ जाती है और आसियान, ओईसी और G20 जैसे मध्य आकार के समूह हैं। G20 एक विशेषता यह भी है कि यह विकसित और विकासशील दोनों ही तरह के देशों को एक मंच प्रदान करता है, जिसका
मुख्य उद्देश्य आर्थिक प्रगति पर ध्यान देना है। हालांकि तेजी से बदलते हुए भू रणनीतिक परिदृश्य में अन्य संगठनों की भांति यह भी वैश्विक राजनीतिक और कूटनीति से अछूता नहीं रह गया। G20 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें G7 7 विकसित और अति विकसित देशों का समूह तथा ब्रिक्स तीव्र गति से विकासशील देश 5 देशों का समूह के सभी देश शामिल हैं। ऐसे में यह ग्लोबल साउथ अविकसित, अल्पविकसित और विकासशील देशों की समस्याओं को ग्लोबल नॉर्थ अति विकसित देशों तक पहुंचाने का एक माध्यम हो गया है। हालांकि भारत के पास इस समूह की अध्यक्षता एक सामान्य वार्षिक क्रम में आई है, तथापि भारत यह दिखा सकता है कि यूरोप में जारी युद्ध की छाया और परमाणु युद्ध की आशंका में जी रहे विश्व की आर्थिक और सुरक्षा संबंधी समस्याओं से कैसे पार पाया जाए। भारत इस दिशा में प्रयत्न कर रहा है। हम समय समय पर विश्व को यह बताते रहे हैं कि शक्ति का संचरण सदा ही बंदूक की नली से नहीं होता, आपसी सद्भाव से भी होता है। सही बात है, आपसी सद्भाव से भी होता है। योग इसका एक बहुत शानदार और सबसे निरापद तरीका है। वसुधैव कुटुंबकम। योग में विश्व को यह बताने की क्षमता है कि युद्ध किसी भी समस्या का न तो अस्थायी हल है और न ही अस्थायी शांति की गारंटी। हर युद्ध का अंत शांति वार्ता की मेज पर ही होता है। अस्थायी शांति केवल संबंधों की प्रगाढ़ता से ही आ सकती है और इस प्रगाढ़ता के लिए सद्भाव आवश्यक है, जो पारस्परिक विश्वास से ही उत्पन्न होता है। विश्वास के लिए एक दूसरे के विषय में सही जानकारी होना आवश्यक है। साहित्य संस्कृति के अलावा योग एक ऐसा सामान्य सेतु है जो विश्वास भी पैदा करता है और शांति की दिशा में आत्मविश्वास भी पैदा करता है। भारत अपने निर्बाध सभ्यता, संस्कृति और विचारों की गुणवत्ता के बूते योग को इस रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम और समर्थ है। योग सभी देशों की जनता के अवचेतन मस्तिष्क में जाकर शांति के पक्ष में वातावरण बनाता है। योग के वैज्ञानिक पक्ष के उभर कर सामने आने से विश्व को इस धारणा से बाहर निकलने में मदद मिली है कि भारत सपेरों, मदारियों या जादूगरों का देश है। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक के लिए लाभकारी साहित्य और जीवन दर्शन, समस्त मानव जीवन के प्रति प्रेम ने भारत को एक विश्वसनीयता दी है। इसलिए G20 की अध्यक्षता के प्रारंभ में ही हमने बता दिया कि हमारा उद्देश्य होगा वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी, एक परिवार और एक साझा भविष्य। मैं नहीं हम, मैं के स्थान पर हम का भाव एक जुड़ाव का संकेत देता है। जनवरी में भारत द्वारा आयोजित ग्लोबल साउथ के 125 देशों के पहले सम्मेलन को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ नाम दिया गया। यद्यपि यह पल भारत की थी जो आर्थिक विकास के मुद्दों पर विकासशील देशों का अघोषित नेता रहा है, फिर भी भारत ने इसका कोई श्रेय न लेते हुए इसे एक सामूहिक प्रयास बताया। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता की हमारी तत्परता ने हमारी सदाशयता और परिणामतः हमारी विश्वसनीयता को बार बार रेखांकित किया है। इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। वर्ष 2004 के अंत में आई सुनामी के दौरान भारत ने न सिर्फ आपदा प्रबंधन में आत्मनिर्भरता दिखाई, बल्कि आसपास के दूसरे देशों की भी सहायता की। अगले कुछ वर्षों में भारत ने खाद्यान्न की कमी से जूझ रहे कई देशों को खाद्यान्न सहायता भी दी, जिनमें म्यांमार और जिम्बाब्वे शामिल है। कोरोना काल में भारत ने न सिर्फ घरेलू टीकाकरण में तेजी दिखाई, बल्कि अधिक संख्या में टीकों का उत्पादन करके दुनिया के अन्य जरूरतमंद देशों को उनकी आर्थिक क्षमता के आधार पर सस्ती दरों पर निर्यात किया या निःशुल्क उपलब्ध कराया। 190 से अधिक देशों में ये टीके पहुंचाए गए। हमने टीकों के वितरण में कोई भेदभाव भी नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुरोध पर वहां के क्लोरोक्विन की गोलियां भेजी गईं और यहां तक कि दर्द निवारक दवा की कमी से जूझ रहे चीन को भी पैरासीटामोल की गोलियां भेजी गई, जबकि चीन हमसे दुश्मनी प्रकट करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ता। योग का प्रचार। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाने में योग की महती भूमिका को देखते हुए भारत ने इसे प्रचारित करने का निश्चय किया। प्रतिवर्ष 21 जून को अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न केवल विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बल्कि विदेशों के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी अब इसका महत्व समझकर अपने यहाँ योग शिक्षा के पाठ्यक्रम चलाने लगे हैं। यहाँ तक कि 2017 में सऊदी अरब ने भी अपने शिक्षा संस्थानों में खेलकूद में दक्षता हासिल करने के लिए योग शिक्षा को मान्यता दे दी। योग के कई पहलू हैं और कुछ तो बहुत गहरा अर्थ भी रखते हैं, लेकिन वैश्विक सरलता के लिए भारत इसे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य या कल्याण के साथ प्रस्तुत कर रहा है। यही कारण है कि आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ भारत ने कम लागत में पैदा होने वाले किंतु अधिक पौष्टिक मिलेट वर्ग के खाद्यान्नों जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो आदि के उपयोग को बढ़ावा देने का अभियान चलाया। भारत सरकार के प्रयासों से वर्तमान वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है।
इस विषय पर जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कम पानी और खाद में पैदा होने वाले ये खाद्यान्न गरीब और संसाधनहीन देशों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। इस लिहाज से ग्लोबल साउथ को सहारा देने की नीति के भी अनुरूप है। भारत में भी G20 के अंतर्गत होने वाले सभी बैठकों में इन्हीं खाद्यान्नों से बने पकवान परोसे जा रहे हैं ताकि प्रतिनिधि इन्हें अपने देश में प्रचारित कर सके। और ये लेख लिखा गया है पूर्व राजनयिक के द्वारा और इनका नाम है जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। धन्यवाद जितेंद्र जी।